नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। कर्नाटक के दो दिग्गज नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिलते रहे, लेकिन किसी नाम का ऐलान नहीं हो सका। राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आज कल में निर्णय हो जाएगा, अफवाहों पर यकीन ना करें। तो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस ने कुछ ऑफर्स दिए हैं। एक ऑफर है कि वो उप मुख्यमंत्री पद लें और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहें, साथ ही अपनी पसंद के 6 मंत्रालय भी लें। तमाम ये फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास, हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी मौजूद हैं राजीव रंजन, उनसे पूछे। राजीव, तो इस समय क्या स्थिति है, क्या जानकारी इस अहम पद को लेकर? देखिए, अहम पद को लेकर सबसे बड़ी जानकारी तो आप यही कह सकते हैं कि फिलहाल दोनों पक्ष कोई झुकने को तैयार नहीं है, यानी बात अभी तक नहीं बनी है। और यही वजह है कि डीके शिवकुमार जो है हमारे ठीक पीछे जो कावेरी अपार्टमेंट है और यहाँ 8वीं मंजिल में अपने भाई के घर पर बैठे हुए हैं। उनसे जब मीडिया बार बार सवाल पूछा तो बस एक ही सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबर चल रही है वो सब बोगस खबर है, यानी गलत खबर है। जिस तरह का जो है सिद्धारमैया के राहुल गांधी के मिलने के बाद ये खबर उड़ी कि संभवतः कांग्रेस आलाकमान जो है सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, तो संभवतः उसी के संदर्भ में उन्होंने बात कही। तो डीके के खेमे के जितने लोग हैं, उनके समर्थक विधायक यहाँ पर आए हुए, उनके साथ उन्होंने के साथ बैठक की है। तो मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि डीके जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। कल जिससे वो खुल के बात कर रहे थे, कल जिससे वो कह रहे थे कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, पार्टी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा, पार्टी हमारी माँ के समान है, तो कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। तो आज कुछ इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, बस प्रणाम कर रहे हैं और कोई बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो साफ है कि कुछ न कुछ जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें इंतजार संभवतः कल तक करना पड़ेगा। यह भी खबर आ रही है कि कल हो सकता है कि डीके शिवकुमार के कुछ और समर्थक विधायक दिल्ली आ जाएं और जो कांग्रेस आलाकमान पर दबाव डाले कि आप जो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने को सोच रहे हैं वो संभवतः आपका सही फैसला नहीं है। वजह ये बता रहे हैं कि डीके शिवकुमार पुराने कांग्रेसी हैं और जब जब कांग्रेस को मुसीबत में आई है तो जो है डीके शिवकुमार चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। वो यह भी बताने से नहीं चुकते कि उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। और आप निगाह बनाए रखें इस बात पर कि कब ऐलान होता है। उधर महाराष्ट्र में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों, विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर भी हैं। रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद बुधवार को शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी दोनों ने अपने अपने नेताओं की बैठक बुलाई। महानगर पालिका चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है पिछले हफ्ते में, वो डिसीजन ग्रामीण भाग में हर शिव सैनिकों के पास, जनता के पास पहुंचना चाहिए। इस हेतु से माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने शिवसेना पदाधिकारियों को जो कुछ सूचना दी है वो सूचना लेके हम गांव स्तर पे जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के झटके के बाद क्या भाजपा ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तैयारी पहले से शुरू कर दी है या बीएमसी चुनावों की घोषणा जल्द ही होने वाली है? ये सवाल है जो भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे के मद्देनजर उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक बीएमसी चुनाव होने की भविष्यवाणी की थी। नगर निगम चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का मामला जुलाई में आएगा, क्योंकि मामला छुट्टी के बाद रखा गया है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। जुलाई में सुनवाई शुरू होने के बाद हम अगस्त तक फैसला आने की उम्मीद कर सकते हैं और सितंबर-अक्टूबर में हम फैसला कर सकते हैं। चुनाव होने की उम्मीद है। अदालत क्या करेगी मुझे नहीं पता। चाहे महाविकास आघाड़ी की मुंबई में हुई बैठक हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र का दौरा, महानगर पालिका चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाते हुई नजर आ रही हैं।
खास तौर पर पिछले 1 साल में महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है और इसे ध्यान में रखते हुए हर एक पार्टी अब नई रणनीति बनाने के लिए ये बैठकें कर रही हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटरों को बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा कमर कस रहा है। संगठन से जुड़े देश भर के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कैसे सरकार की नीतियों को मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। देश भर से आए पदाधिकारियों से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात कर रहे जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाने के अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन मोर्चे के अध्यक्ष जानते हैं कि बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतना एक चुनौती भरा काम जरूर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमने बनाया है, लेकिन हमें गुमराह किया गया, हमें भटकाया गया, हमें भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान गया तो शिक्षित हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, जानकार हो जाएगा, राष्ट्रवादी हो जाएगा, तो हमारा वोट बैंक कैसे रहेगा। लेकिन अब मुसलमान समझ गया है। अल्पसंख्यक मोर्चे की इस बैठक में संगठन महामंत्री BL संतोष के अलावा बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है, जो उस वक्त बनना शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सर्व समाज को जोड़ो और सबको गले लगाओ। यही नहीं, बीजेपी का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में उसने 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 45 उम्मीदवारों की जीत भी हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में इस तरह के प्रयोग को बीजेपी दोहराएगी या नहीं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर भी बड़ी तादाद पर पसमानदा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनकर भी आए हैं और उनके हितों की, अधिकारों की बात अगर पहली बार 60-65 साल में हुई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से ही हुई है। वैसे बीजेपी काफी दिनों से मुस्लिम समाज में पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब 2024 के पहले कम से कम 10% मुस्लिम वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पसमानदा के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले मुस्लिम समाज के लोगों पर ज्यादा ध्यान है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-21 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे। जापान में हो रही G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री हिरोशिमा जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और उनकी उपस्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में जिसने परमाणु अप्रसार संधि में वो शामिल नहीं है। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दौरा इसलिए एक मायने में ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा शहर जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू 1957 में गए थे, लेकिन भारत द्वारा 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद कोई इस शहर में नहीं गए प्रधानमंत्री के तौर पर। तो प्रधानमंत्री मोदी 19 मई से 3 देशों के दौरे पर हैं। 19 से 21 हमने बताया जापान जाएंगे G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए, 21 मई को पापुआ न्यू गिनी में और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। बात अपने पर्यावरण की। दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हम 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार करने के मुहाने पर हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री ऊपर। तो इस पर तापमान को रोकने के लिए, इस बढ़ते तापमान को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों के अंदर ही दुनिया तापमान की इस दहलीज को पार कर जाएगी। वैज्ञानिकों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को पेरिस क्लाइमेट संधि में एक सीमा की तरह तय किया था और इसके मुताबिक अगले कुछ सालों में अगर दुनिया का औसत तापमान इस तरह से बढ़ता गया तो
खतरे की सीमा को 2027 तक पार कर जाएंगे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार के अल्टीमेटम के बाद इमरान खान ने कहा है कि मेरे घर को घेर लिया गया है और मुझे फंसाने के लिए हिंसा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं। दरअसल पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि इमरान खान के घर में 40 आतंकवादी छुपे हैं। पंजाब सरकार ने इमरान से उन आतंकियों को पुलिस के हवाले से करने को कहा है और आज इमरान खान ने इस तरह से सार्वजनिक संदेश दिया। उसकी मकबूलियत हो मुल्क में, इस पे इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मेमो गेट में अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी के जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलविस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बाहर भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एक्सिक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है, कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है, ये कब हुआ है यहां इस मुल्क में। भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत के तौर पर हाल ही में आए एरिक मार्सेटी इन दिनों आपको बता दें मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने कई अहम शख्सियतों से मुलाकात की है। रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी से मिलने के अलावा बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से भी उनके बंगले मन्नत में मिलने के लिए पहुंचे एरिक गारसेटी, और बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की बात की और पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं का भी जिक्र किया है।